Jungle. Police are investigating a late-night shooting that occurred at Blue Rock Springs Park in Vallejo. Authorities say a young couple was attacked while sitting in their car around midnight on the 4th of July. The female victim, identified as 22-year-old Darlene Ferrin, was pronounced dead at the hospital. 4 जुलाई 1969 की आधी रात को 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल मैगाव कैलिफोर्निया की वेलेहो सिटी में एक पीसफुल लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले। डार्लिन अपनी कार को लेक हरमन रोड की तरफ ले गई और तभी उन्होंने नोटिस किया कि एक लाइट कलर कार में एक आदमी है जो उनका पीछा कर रहा है। डार्लिन ने अपनी कार ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग लॉट में पार्क करी और वो लाइट कलर कार भी उनके जस्ट पीछे आकर खड़ी हुई। वे दोनों घबरा चुके थे कि आखिर ये आदमी कौन है और उनका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी वो कार वहां से चली गई। डार्लिन और माइकल ने एक चैन की सांस ली, लेकिन इसके सिर्फ 5 मिनट बाद वो कार वापस आई और पहले की तरह ही उनके पीछे पार्क हुई। इस बार एक आदमी उस कार में से निकला। वो माइकल के साइड आया, बिना कुछ कहे एक बड़ी सी टॉर्च ऑन करी और एक के बाद एक 7 गोलियां चला दी। वहाँ 3 टीनेजर्स थे जिन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी और क्राइम सीन पर आए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। 12:20 पर पुलिस वहाँ आई। तब तक डार्लिन फेरिन की डेथ हो चुकी थी, लेकिन माइकल मैगाव अभी भी जिंदा था। उसने पुलिस को उस आदमी के बारे में बताया, लेकिन ये सब होने के थोड़ी ही देर बाद लगभग 12:40 पर वेलेहो पुलिस डिपार्टमेंट को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें एक आदमी ने कहा, ये कॉल था द ज़ोडिएक किलर का, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1968 से लेकर 1974 तक सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में कुछ ऐसा कत्लेआम मचा दिया कि यहाँ के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। उसने पुलिस और न्यूज़ एजेंसीज को लेटर्स भेजे, फ़ोन कॉल्स किए, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपनी मनचाही न्यूज़ प्रिंट करवाई। उसने पुलिस को अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर दिया। लेकिन ये ज़ोडिएक किलर आखिर कौन था और कैसे उसके पास इतनी पावर आ गई कि उसने पूरे शहर में इतना केओस फैला दिया? पहले ये सब जानने के लिए हमें एक बार फिर जाना होगा द ज़ोडिएक किलर के दौर में। 20 दिसंबर 1968 रात के करीब 11 बजे 2 टीनेजर्स 17 साल के डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लू जेनसन लेक हरमन रोड के लवर्स लेन में अपनी कार में बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन तभी एक दूसरी कार आकर उनसे 10 फीट की दूरी पर पार्क हुई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उस कार में से बाहर निकला और अचानक से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गोली फेराडे के सिर पर आकर लगी। जेनसन कार से निकलकर बाहर भागने लगी तो उस आदमी ने एक के बाद एक 6 गोलियां उसकी पीठ पर चला दी। रात के करीब 11:10 पर एक मोटरिस्ट जो कि वहां से गुजर रहा था, उसने फेराडे और जेनसन की बॉडीज देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आने तक जेनसन की मौत हो चुकी थी। फेराडे की सांसें चल रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़े ही समय में उसकी भी डेथ हो गई। पुलिस को क्राइम सीन से कोई भी सबूत नहीं मिला। थोड़े दिन तक इन्वेस्टिगेशन चली और बाद में पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि ये काम किसी पागल इंसान ने कर दिया होगा। लेकिन इस केस के 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 के दिन डार्लिन और मैगाव पर हुए अटैक के बाद किलर ने पुलिस को कॉल किया तो उसने ये कहा, आई किल्ड दोज किड्स लास्ट ईयर टू। तो वो ये कॉन्फेस कर रहा था कि फेराडे और जेनसन का मर्डर भी उसी ने किया था। 1 अगस्त 1969 के दिन वेलेहो टाइम्स, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को 3 अलग अलग लेटर्स मिले। इन तीनों लेटर्स का कंटेंट लगभग सेम ही था। इसमें ज़ोडिएक किलर ने कॉन्फेस किया कि लास्ट क्रिसमस उन टीनेजर्स का और 4 जुलाई के दिन डार्लिन फेरिन का मर्डर उसी ने किया था। इन तीनों लेटर्स में अलग अलग क्रिप्टोग्राम्स थे, जिसमें 408 साइफर्स का एक इनक्रिप्टेड मैसेज था। ज़ोडिएक ने लिखा कि इस इनक्रिप्टेड मैसेज में उसकी आइडेंटिटी छिपी है। उसने इन क्रिप्टोग्राम्स को तीनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर प्रिंट करने के लिए कहा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वीकेंड में रातों में अकेले लोगों को मारना शुरू कर देगा। इस धमकी की वजह से इन साइफर्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया गया। पेपर में प्रिंट किए जाने से सलीनास सिटीज के कपल डोनाल्ड और बेटी हार्डर ने इन साइफर्स को क्रैक कर लिया। इसमें ज़ोडिएक ने लिखा था कि वो इन सब लोगों को मारकर अपनी आफ्टर लाइफ के लिए स्लेव्स कलेक्ट कर रहा है, यानी जब वो मर जाएगा तो ये सभी लोग पैराडाइज में उसकी नौकर की तरह काम करेंगे। लेकिन इस साइफर में ज़ोडिएक की आइडेंटिटी नहीं थी।
सितंबर 27, 1969 के दिन शाम के लगभग 4 बजे पैसिफिक यूनियन कॉलेज के दो स्टूडेंट ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड लेक बेरिएसा के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने ब्लैक कलर का काफ़ी अजीब हुड पहना था और उसके चेस्ट पर एक ज़ोडिएक का सिंबल बना था। उसने ब्रायन और सिसिलिया से कहा कि वो एक गार्ड को मारने के बाद जेल से भागकर आया है और उसे उनके कार और पैसों की ज़रूरत है यहाँ से मैक्सिको जाने के लिए। उसने ब्रायन को बांधने के लिए सिसिलिया को एक रस्सी दी और जब उसने ऐसा कर दिया तो उसने सिसिलिया को भी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उन दोनों की बॉडी में स्टैबिंग कर दी। ब्रायन को 6 और सिसिलिया को 10 से भी ज़्यादा गांव लगे। इसके बाद ज़ोडिएक वहाँ से चुपचाप चला गया। पुलिस ने वहाँ आकर देखा कि ज़ोडिएक ने ब्रायन की कार पर एक सिंबल ड्रॉ किया और अपने सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड लिख दिया। 7:40 पर नापा काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी कहता है, Napa Police Department. I want to report a murder. No, a double murder. They are 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carmen Ghia. I'm the one that did it. ये कॉल ज़ोडिएक ने किया था और पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 ब्लॉक्स की दूरी पर एक पे फोन से। जब तक पुलिस वहां पहुंची ज़ोडिएक वहां से जा चुका था। 11 अक्टूबर 1969 की रात लगभग 9:40 पर पॉल स्टाइन, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसे एक पैसेंजर मिला जिसे वाशिंगटन स्ट्रीट जाना था। टैक्सी जब वाशिंगटन स्ट्रीट पहुंची तो उसने 2 ब्लॉक्स आगे चेरी स्ट्रीट तक जाने के लिए कहा और टैक्सी जब चेरी स्ट्रीट पहुंची तो उस पैसेंजर, जो कि ज़ोडिएक था, उसने पिस्तौल निकालकर पॉल स्टाइन के सिर में गोली मार दी। पॉल की वहीं मौत हो गई। ज़ोडिएक कार से बाहर निकला, उसने पॉल का वॉलेट और कार की चाबी ले ली और इसी के साथ उसने पॉल के शर्ट का एक ब्लडी पीस भी फाड़कर अपने साथ ले लिया। ये कैब जहां खड़ी थी उसके जस्ट सामने वाले घर की खिड़की से 3 टीनेजर्स ने ये पूरा सीन होते हुए देखा। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और कहा कि किलर एक वाइट मैन था जिसने ब्लैक जैकेट पहना था। लेकिन वो डिस्पैचर जिसने ये कॉल रिसीव किया उसने पुलिस को कहा कि किलर एक ब्लैक मैन था। 2 पेट्रोल ऑफिसर्स जब क्राइम सीन पर जा रहे थे तो उन्होंने एक वाइट मैन को देखा जिसने डार्क क्लोथ्स पहन रखे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने किसी सस्पिशियस मैन को देखा है तो उसने कहा कि उसने एक आदमी को ईस्ट की तरफ जाते देखा जिसके हाथ में गन भी थी। एंड गेस व्हाट, ये आदमी जिसने पुलिस से बात करी वही ज़ोडिएक था। डिस्पैचर की एक छोटी सी गलती की वजह से ज़ोडिएक पुलिस के सामने आया, उनसे बात भी करी, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा गुमराह करके चला गया। 2 दिन बाद ज़ोडिएक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को एक लेटर भेजा जिसमें पॉल स्टाइन के शर्ट का एक ब्लडी पीस शामिल था। ये प्रूफ था कि पॉल का मर्डर उसी ने किया था। पॉल स्टाइन के मर्डर के बाद लोगों को समझ आ चुका था कि अब कोई भी सेफ नहीं है। ज़ोडिएक सिर्फ कपल्स को किसी खामोश जगह पर नहीं मारता, वो शहर के अंदर आकर किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। कोई भी ये नहीं जानता था कि ज़ोडिएक अब आगे क्या करेगा। 22 अक्टूबर 1969 की सुबह ज़ोडिएक ने KGO टीवी, जो कि सैन फ्रांसिस्को का एक लोकल टीवी चैनल था, वहां कॉल करके कहा कि वो सिटी के फेमस लॉयर मेल्विन बेलाई के साथ बात करना चाहता है लाइव टेलीविजन पर और वहीं वो अपनी आइडेंटिटी भी बताएगा। ये बात पुलिस को बताई गई। उन्होंने मेल्विन बेलाई को शो में आने के लिए कहा। बैक स्टेज पर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। जब ये शो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तभी उस कॉलर ने कॉल्स किए। वो एक भी बार ज्यादा देर तक कॉल पर नहीं रहा क्योंकि वो अपने कॉल्स को ट्रेस होने से बचा रहा था। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान कई बार कॉल्स किए। मेल्विन बेलाई ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सैम है। उसने कहा कि उसके सर में बहुत दर्द रहता है जिसकी वजह से वो लोगों को मारता है। उसने कहा कि वो गैस चैम्बर नहीं जाना चाहता, यानी वो कह रहा था कि उसे जेल नहीं जाना क्योंकि वहाँ उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। Negative. I can't say. All I can say is this man needed help. This man seemed like a man who was coming up to a storm or to a climax, and this very blood-curdling thing. Children kill, and then sort of an agonized cutoff. लेकिन इन सभी कॉल इंटरैक्शंस में कॉलर की आवाज में ज़ोडिएक जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था और यही वजह थी कि पुलिस ने उन लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई जिन्होंने ज़ोडिएक की आवाज असल में सुनी थी। इन सभी ने ये मानने से मना कर दिया कि ये आवाज ज़ोडिएक की थी। इवेंचुअली जब पुलिस ने उन कॉल्स को ट्रेस किया तो उन्हें पता चला कि ये कॉल नापा स्टेट हॉस्पिटल से एक मेंटल पेशेंट ने किए थे। उसने न्यूज़पेपर में ज़ोडिएक के बारे में पढ़ा और अपने आप को ज़ोडिएक मान बैठा। 20 दिसंबर 1969 के दिन ज़ोडिएक ने एक लेटर भेजा जिसमें उसने कॉन्फेस किया कि वो फ़ोन कॉल्स उसने नहीं किए थे, वो सैम नहीं है और उसे गैस चैम्बर जाने से डर नहीं लगता।
22 मार्च 1970 शाम के करीब 4:30 बजे 22 साल की एक प्रेग्नेंट औरत केथलीन जोन्स अपनी 10 महीने की बेटी के साथ सेंट बर्नार्डिनो से पेटालुमा अपनी मां के घर जाने के लिए निकली। वो हाईवे 132 से ट्रैवल कर रही थी, जो कि काफ़ी रेयरली यूज्ड रास्ता था। रात के करीब 11:30 बजे उसने नोटिस किया कि एक आदमी उसकी कार का पीछा कर रहा है। उस आदमी ने अपनी कार केथलीन के पैरेलल लाकर उससे ये कहा कि उसकी गाड़ी का लेफ्ट रियर व्हील काफ़ी लूज है। जब केथलीन ने कार रोकी तो उस आदमी ने ही व्हील फिक्स करके दिया, लेकिन जब केथलीन ने फिर से कार स्टार्ट करी तो थोड़ी ही देर में वो व्हील पूरी तरह से बाहर निकल गया। एक बार फिर वो आदमी केथलीन के पास आया और उसे अगले गैस स्टेशन तक लिफ्ट ऑफर करी। क्योंकि वो काफ़ी नर्वस और कंफ्यूज थी, केथलीन ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब दोनों कार में बैठे तो केथलीन ने नोटिस किया कि उस आदमी ने गैस स्टेशन पर कार रोकी ही नहीं। वो 2 घंटे तक केथलीन को अपनी कार में घुमाते रहा और उससे ये कहते रहा कि वो उसे और उसके बच्चे को मारने वाला है। केथलीन पूरी तरह से डर चुकी थी और उसे जैसे ही मौका मिला वो अपने बच्चे को लेकर कार से कूद गई। वो किसी तरह पैटरसन पुलिस स्टेशन पहुंची और जब उसने पॉल स्टाइन मर्डर केस के लिए ज़ोडिएक का स्केच देखा तो कहा कि यही वो आदमी है जिसने उसे अबडक्ट किया था। पुलिस जब केथलीन की कार को पिकअप करने पहुंची तो देखा कि किसी ने उस कार को पूरी तरह से जला दिया था। इसके 4 महीने बाद 24 जुलाई को ज़ोडिएक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लेटर भेजा जिसमें उसने केथलीन जोन्स के अबडक्शन का एक क्रिप्टिक रेफरेंस दिया। ज़ोडिएक सस्पेक्ट की लिस्ट में कई सारे नाम आते हैं, जिनमें सबसे पहला और पॉपुलर नाम है आर्थर ली एलन का। आर्थर ली एलन के सबसे पॉपुलर सस्पेक्ट होने के कई रीज़न हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि डोनाल्ड चीनी, जो कि एलन का एक क्लोज फ्रेंड था, उसने 1971 में पुलिस को बताया कि एलन ने कई बार लोगों को मारने के डिज़ायर व्यक्त किए थे और उसने ये भी कहा कि वो इन कामों को करने के लिए ज़ोडिएक नाम का यूज़ करेगा। हालांकि इन बातों का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया। इसके अलावा एलन के पास एक रिस्ट वॉच थी ज़ोडिएक कंपनी की, जिस पर ठीक वैसा ही लोगो बना था जैसा ज़ोडिएक ने कई बार अपने लेटर्स में ड्रॉ किया था। माइकल मेगा, जो कि ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क अटैक का विक्टिम था, उसने एलन को ही उस आदमी के तौर पर आइडेंटिफाई किया जिसने उस पर अटैक किया था। लेकिन इन सब के बाद भी ऐसे कई रीजंस थे जो एलन के ज़ोडिएक ना होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते थे। डोनाल्ड फोक, वो पुलिस ऑफिसर जिसने पॉल स्टाइन के मर्डर के बाद ज़ोडिएक को देखा, उसने एलन को एज ए ज़ोडिएक आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। नैन्सी स्लोवर, वो डिस्पैचर जिसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क अटैक के बाद ज़ोडिएक से फ़ोन पर बात की, उसने कहा कि एलन की आवाज़ ज़ोडिएक से मेल नहीं खाती। दूसरे ज़ोडिएक सस्पेक्ट का नाम था लॉरेंस केन। केथलीन जोन्स, जिसे 22 मार्च 1970 के दिन ज़ोडिएक ने अबडक्ट किया, उसने लॉरेंस को ही एज ए ज़ोडिएक आइडेंटिफाई किया। डोनाल्ड फोक और एरिक जेल्म्स ने भी कहा कि केन की शक्ल ज़ोडिएक से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है। डार्लिन फेरिन की सिस्टर लिंडा ने बताया कि लॉरेंस ने एक बार रेस्टोरेंट में डार्लिन को हरास किया था, लेकिन इसके अलावा लॉरेंस के ही ज़ोडिएक होने के कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाए। इसके अलावा और भी कई सस्पेक्ट है, जैसे रिक मार्शल, जिसके पास से टाइपराइटर और पेपर्स मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे ज़ोडिएक के यूज़ किए पेपर से। एक और सस्पेक्ट था रिचर्ड गायकास्की, जो कि उस वक्त काउंटर कल्चर न्यूज़पेपर के लिए काम करता था और कोड्स और साइफर को काफ़ी अच्छे से समझता था। उसका चेहरा भी ज़ोडिएक के स्केच से काफ़ी ज़्यादा मिलता था। इन सभी सस्पेक्ट, एविडेंस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर ज़ोडिएक कौन था, लेकिन उसके कारनामे हर किसी को याद है। उसके साइफर्स आज भी अनसॉल्व पड़े हैं। उसका मोटिव कोई नहीं समझ पाया। शायद उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। शहर में अशांति फैलाना, लोगों के मन में डर बसाना और पुलिस को अपने इशारों पर काम करवाना। शायद ज़ोडिएक आज भी जिंदा हो और अपने बारे में बनाई गई इन कहानियों को सुनकर उसे आज भी उतना ही सुकून मिलता हो जितना कि लोगों को मारकर मिलता था। अगर आपको ज़ोडिएक की कहानी किसी मूवी प्लॉट से कम नहीं लगी तो आप जैक द रिपर के बारे में भी जानना चाहेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर आप जान सकते हैं हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सीरियल किलर के बारे में।